नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की खोले तो खाक की। यह कहावत अब कांग्रेस पार्टी पर सटीक बैठ रही है। कहीं ना कहीं जो हम कह रहे हैं, इस तरह के जो बयान है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने 32 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। 11 साल बाद ये सूची आई है और इसी को लेकर अब इस तरह के जो बयान है वो सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि माना यह जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो कद्दावर नेता है उनको जगह देगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो दिलो जान से कांग्रेस पार्टी में छोटे कद के नेता थे, जो लगातार मेहनत कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने बड़े चेहरों की बजाय जो छोटे नाम है उनको तवज्जो दी है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, मैंने सोशल मीडिया पर कई बयान देखे हैं। शुरू में मैंने इसका जिक्र किया कि बंद मुट्ठी लाख की खोले तो खाक की। इस तरह के बयान मैंने कई सोशल मीडिया पर पढ़े हैं। तो क्या जो लोगों ने कांग्रेस की सूची को लेकर कहा है ये सही है या गलत है? सर्वप्रथम तो जो कांग्रेस पार्टी ने अपने 32 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है, सर्वप्रथम तो अपनी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि वो जो जिम्मेवारी उनको मिली है, भले ही वो किसी संगठन किसी पार्टी में क्यों ना हो, कि बखूबी वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाए। दूसरी बात, जिस प्रकार से बात आई कि जो बड़े नेता कई कांग्रेस के ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि तुम्हारा कोटा भी इसके अंदर चलेगा। निश्चित रूप से दो बड़े नेता हरियाणा प्रदेश के थे, उनको मान और सम्मान कांग्रेस हाईकमान इसमें दिया है, जिसमें एक समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। उनके करीब 17 से 18 जिला प्रधान उनकी पसंद के चुने गए हैं और एक कुमारी शैलजा थी, 12-13 जिला प्रधान कुमारी शैलजा के बीच में चुने गए हैं। कैप्टन अजय यादव के भी एक जिला प्रधान चुना गया है, रणदीप सुरजेवाला के भी 2 हैं और 2 नाम इस प्रकार के भी हैं जो सबके लिए सर्वमान्य थे। उनको महत्व देकर के 32 आदमियों की सूची जारी की है। एक पानीपत ग्रामीण के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति अभी नहीं हो पाई है, वो किस कारण से रह गई, वो भी हो जाएगी। हाँ, कुछ आदमियों के पेट में मरोड़े जरूर लगे हैं। जिस प्रकार से वीरेंद्र डुम्बर ने 4-5 दिन पहले कोई बयान दिया था कि मैं हरियाणा प्रदेश के इतने जिलों के अंदर यात्रा निकालूंगा, लेकिन जो ही जिलाध्यक्ष की नियुक्ति आई तो वीरेंद्र सिंह डुम्बर या उनके बेटे या उनके किसी चहेते का नाम किसी भी जिलाध्यक्ष किसी भी जिले के अंदर उनके चहेते को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो ऐसे कई नेता जरूर हैं कि जो मन महसूस करके रह गए। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जो कुमारी शैलजा है, उसने अंबाला कैंट से परविंदर परी है, अंबाला शहर से पवन अग्रवाल है, सिरसा में संतोष बेनीवाल है, फतेहाबाद में अरविंद शर्मा है, हिसार ग्रामीण में बहादुर है और पंचकुला में संजय चौहान है, यमुनानगर रूरल से नरपाल सिंह है, यमुनानगर शहरी के प्रधान जो है देवेंद्र सिंह। ये तमाम जो चेहरे हैं ये शैलजा गुट से बने हैं। और एक नाम जो आपने बताया कि बजरंग दास गर्ग, जो शैलजा और हुड्डा दोनों गुट से है। तो क्या हम ये मान लें जो पिछले दिनों से लगातार कुमारी शैलजा जो दबाव बना रही थी केंद्र पर, वो दबाव कामयाब हो गया? उसको दबाव कहे या केंद्र ने भी कहीं ये सोचा होगा कि जो पुराने आदमी पार्टी के ऊपर एक तरह से कब्जा करना चाहते हैं। जैसे आप किसी भी जिले के अंदर देखें, हम झज्जर के अंदर बैठे तो झज्जर के अंदर बहुत से वर्ग कार्यकर्ता ऐसे थे जो अपना प्रभुत्व सा मान रहे थे कि पार्टी तुम्हारे से राय लेगी, तुम्हारे में से किसी को बनाएगी, फलां को बनाएगी, धकड़े को मकड़ा बनाएगी। लेकिन सबको दरकिनार करके एक साधारण कार्यकर्ता जिसने पार्टी के लिए अभी तक काम किया है, उस कार्यकर्ता को उनके बीच से निकाल करके जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक फार्मूला था कि आम साधारण से साधारण कार्यकर्ता को भी अच्छा पद मिल सकता है, उसी फार्मूले को मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने फॉलो किया है और उससे आम जनमानस जो है वो खुश भी है। लेकिन जो नेता टाइप लोग हैं जो अपना आप को ज्यादा सीनियर मान रहे थे कि मैं फलां का करीबी हूं, मैं फलां का करीबी हूं, तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस जरूर कर रहे हैं। अगर इसमें हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने जो अपने जिलाध्यक्ष 32 को दिए हैं, इसमें 10 ओबीसी चेहरे, 5 एससी हैं, 6 जाट, 3 वैश्य, 2 ब्राह्मण, 2 राजपूत, 2 पंजाबी और 1 मुस्लिम और 1 सिख समुदाय से हैं। नहीं, पंजाबी इसमें 3 हैं, एक जोगी समाज से है, एक बैरागी समाज से है। यमुनानगर के जो शहरी प्रधान हैं वो बैरागी समाज से हैं, भिवानी शहरी प्रधान वो जोगी समाज से हैं और एक सेन समाज से है रोहतक शहरी, और एक जट सिख है अम्बाड़ा कैंट से। बनिया समाज के 2 हैं, राजपूत 2 हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 6 जाट समुदाय से हैं, 5 दलित समाज से हैं, 3 पंजाबी समाज से हैं, 3 यादव से हैं, 4 गुर्जर हैं
और एक मुस्लिम है। कुल मिलाकर के 32 में से 16 जर्नल हैं और 11 ओबीसी हैं, जिसके अंदर एक जो हम बता रहे हैं नूह की तरफ से है वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, और एससी के 2 हैं, 3 हैं और 2 हैं वो डीएससी समाज के हैं। तो कुल मिलाकर के एक तरह से कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग वो प्रयास कि मतलब सभी जातियों को साथ लेकर के चला जाए, जो बीजेपी कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। पीछे बहुजन समाज पार्टी ने भी यूपी के अंदर किया था, अखिलेश यादव ने भी यूपी के अंदर किया था, तो उसी फार्मूले को कहीं न कहीं अपनाया गया है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात जो है वो लोगों को ये अखर रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब तक जाट लैंड में जाटों को मैदान में उतारती थी, लेकिन इस बार झज्जर की बात करें, रोहतक की बात करें, तो यहाँ पर जो जाट एरिया है तो यहाँ पर जाटों को तवज्जो न देकर दूसरी जातियों को तवज्जो दी गई है। तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब जो पैटर्न बीजेपी का है, क्या उसी पैटर्न पर चल पड़े हैं? देखिए, इसमें क्या है, जिस प्रकार से आपने कहा कि रोहतक और झज्जर जाट बेल्ट है, तो और जाट बेल्ट है, मेजोरिटी में है, लेकिन एक चीज और है, यहाँ का नेतृत्व कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी के बड़े पद के ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे हैं, मुख्यमंत्री पहले भी रहे हैं और अब मुख्यमंत्री की दौड़ में भविष्य में भी हैं। तो जाट चेहरा तो अपने आप में वो एक बड़ा चेहरा है। तो कहीं न कहीं पार्टी ये सोच मान करके चलती है कि जिस प्रकार से पीछे 2 चुनाव हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए हैं कि उस चुनाव के अंदर जाट समुदाय तो कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है, मेजोरिटी में साथ खड़ा रहा है, अन्य जो जातियां थी वो कहीं न कहीं कांग्रेस से छिटक रही थी। तो कांग्रेस ने भी ये प्रयास किया है कि अन्य जातियों का तालमेल बढ़ाए बगैर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती। तो इसलिए जाट बेल्ट के अंदर भी उन्होंने ये प्रयास किया। ऐसा प्रयास उन्होंने अतीत में भी किया। जब झज्जर शहर का जो चुनाव हुआ म्युनिसिपल कमेटी का, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव निशान पर प्रत्याशी चेयरमैन पद के नहीं उतारे थे, लेकिन किसी न किसी प्रत्याशी को जरूर उन्होंने सपोर्ट किया था, चाहे वो रोहतक मेयर का चुनाव था, चाहे झज्जर का था, चाहे अन्य जगहों का था, चाहे बहादुरगढ़ का था। जिस प्रकार से झज्जर से उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया, राव नार सिंह को बनाया, वो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जो 75,000 वोटों की हार कोसली विधानसभा क्षेत्र से दीपेंद्र की लोकसभा चुनाव में हुई थी, कहीं उसको कम किया जा सके और उस चीज का उनको फायदा भी मिला। कोसली हल्के से भी दीपेंद्र हुड्डा जी इस लोकसभा चुनाव के अंदर 2 वोटों से जीत करके आए, जहां 75,000 वोटों से वो हार करके आए थे। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 साल के बाद जब चुनाव आता है तो 2 वोटों से वहां से जीत करके आए, तो एक बहुत बड़ी सफलता इनको मिली। जब डेलीगेट्स की बात आई झज्जर से भेजने की कि किसको डेलीगेट भेजा जाए, तो कांग्रेस पार्टी ने सुभाष गुर्जर को डेलीगेट के रूप में झज्जर से भेजा, किसी जाट प्रतिनिधि को बना करके नहीं भेजा। तो ये कहीं न कहीं एक तरह से समन्वय बैठाने की, तालमेल बैठाने की जो कांग्रेस का प्रयास है, अच्छा और सराहनीय प्रयास है। डॉक्टर साहब, एक बात है जो राहुल गांधी ने कही थी कि जिन्हें हम जिला अध्यक्ष बनाएंगे, जब हमारे चुनाव होंगे और उस समय जो हमारे कैंडिडेट बनाए जाएंगे तो जिला अध्यक्ष से पूछी जाएगी, उनकी राय हमारी ली जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जाट बेल्ट में नॉन जाट को मैदान में उतारना, और क्या आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के होते हुए इन उम्मीदवारों से, इन जिला अध्यक्षों से राय ली जाएगी? क्या इनकी राय पर काम किया जाएगा? देखो, राय हमारी तो ली जाएगी। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने काफी मंथन करके ये बयान उन्होंने दिया था कि आगामी जो चुनाव होंगे उसमें जिस जिले का जो जिला अध्यक्ष होगा उसके विधानसभा चुनाव के अंदर टिकटों के अंदर जब बात होगी तो उनकी राय ली जाएगी। उसमें कई बार तो ऐसा भी होगा जो जिला अध्यक्ष बनाए हैं ये स्वयं भी टिकट की दौड़ में शामिल होंगे, क्योंकि कोई भी एक पद से संतुष्ट नहीं होता है। हर आदमी चाहता है कि आज तेरे को जिला अध्यक्ष का पद बनाए तो आगे तेरे को एमपी की टिकट मिले या एमएलए की टिकट मिले। तो सीधी सी बात है, दावेदार तो ये भी कर सकते हैं। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, और जिस पार्टी के लिए आदमी काम कर रहा है, पूरे जिले के लिए जो आज संभालेगा पूरे जिले को, 4 विधानसभा क्षेत्रों को, तो कहीं न कहीं से तो वो भी दावा ठोकेगा कि जी मतलब पूरे जिले का रहा हूं, 4 सीटें मेरे अंदर आती थी, या किसी के 5 आती है, किसी के 6 आती है, किसी जिले में 6 सीटें, किसी में 5 है, किसी में 4 है, किसी में 2 भी है दादरी जैसे जिले में। तो प्रयास तो इनका भी होगा, राय जरूर ली जाएगी, लेकिन उस राय को अमली जामा कितना पहनाया जाएगा ये थोड़ी सी भविष्य के गर्व की बात है, क्योंकि हर बार इस प्रकार की बात होती है। पीछे विधानसभा चुनाव हुए थे तो इन्होंने एप्लीकेशन मांगी थी दावेदारों से कि आप आओ चंडीगढ़ के अंदर पार्टी के खाते में इतने रुपए जमा करवाओ, फिर आपसे विचार होगा। जब वो एप्लीकेशन मांगी तो वो 90 के 90 विधानसभा सीटों के लिए मांगी गई थी। ये थोड़ा कहा था कि हमारे पीछे 32 विधानसभा क्षेत्रों से हमारे एमएलए जीत करके आए थे कि 32 पर कोई एप्लीकेशन मत देना, लेकिन एक फार्मूला निकाल दिया, एक पत्र जारी कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि सीटिंग गेटिंग रहेगा, जो सीटिंग एमएलए उसकी टिकट नहीं कटेगी। तो वो कहां चला वो फार्मूला? अगर इस प्रकार का खाली खोखला बयान है तो ये भविष्य में पता चल जाएगा कि इनकी राय समारी को तवज्जो दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी या नहीं दी जाएगी।
डॉक्टर साहब, 4 ऐसे व्यक्ति नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए और उन्हें अब जिला अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन डूमर खां को से उम्मीद की जा रही थी कि उनके लड़के को जो है कोई ना कोई पद मिलेगा, लेकिन उनके हाथ खाली हैं। अगर इसमें बात करें तो इसमें अम्बाला कैंट से परविंदर परी है, इसके अलावा बादशाहपुर से वर्धन यादव हैं, अनिरुद्ध चौधरी हैं, तो शाम से, तो इन लोगों को चुनाव हारने के बाद भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो क्या डूमर खां जिस लाइन में पहले थे, क्या उस लाइन से वो बाहर हो चुके हैं? नहीं, थोड़ा सा फर्क है। जिस प्रकार से आपने परी की बात की या तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी की बात की या वर्धन यादव की बात की, ये नौजवान हैं। राहुल गांधी की टीम का हिस्सा वर्धन यादव रहे हैं। और जहां तक वीरेंद्र सिंह की बात है तो वीरेंद्र सिंह जी के लड़के हैं, एमपी रह चुके हैं, लंबे समय तक आईएएस रह चुके हैं, सीनियर आईएएस वो रहे हैं और एक बड़ा कद उस परिवार का हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर रहा है। तो मैं ये तो नहीं मानता कि वो जिलाध्यक्ष के योग्य थे, क्योंकि जिलाध्यक्ष का पद कहीं कहीं उनके लिए बहुत छोटा है। पार्टी में अनेक पद प्रदेश स्तर पर होते हैं या राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, हो सकता है उनकी सेवाएं ली जाए, लेकिन उनसे कम से कम एक बात, एक झटका उनको जरूर लगा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को कि कैथल है, जींद का इलाका है, आपका हिसार का इलाका है, क्योंकि हिसार से वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं पूरे हरियाणा के अंदर मेरा एक वोट बैंक है, मेरे प्रभाव वाले बैठे हैं, प्रभाव है। तो कहीं कहीं से तो 2-4 नाम तो उनके भी होने चाहिए थे, लेकिन किसी भी जिले के अंदर उनके पसंदीदा उम्मीदवार का जिलाध्यक्ष ना चुना जाना, तो ये तो उनके लिए कहीं कहीं आज थोड़ी सी कमजोरी उनके बारे में लग रही है। लेकिन जहां तक खुद के परिवार की बात है तो जिलाध्यक्ष की दौड़ में ना पहले थे ना कभी रहे। एक आधी आबादी की बात जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं, और इसमें देखा जाए आधी आबादी यानी कि महिलाओं की बात करें तो सिर्फ एक महिला को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी महिलाओं को पीछे क्यों छोड़ रही है, वजह क्या है? देखिए, चर्चाएं तो उम्मीद तो ये लगा करके बैठे थे कि पीछे जब जो 1-2 चुनाव लोकसभा का हुआ तो वहां महिलाओं के 50% भागीदारी तक की बात पहुंच गई थी। पहले 33% की बात चलती थी, लेकिन आज जिलाध्यक्षों की सूची में 32 में से केवल एक नाम कांग्रेस पार्टी ने दिया। वो किस वजह से दिया? क्या कुछ कमियां रह गई या कहीं और जो संगठन के जैसे हो सकता है कि महिलाओं के लिए एक अलग से सेल होती है महिला विंग के, उसके अंदर तो सारी महिला ही बनेंगी, सारी महिलाओं नहीं, तो कहीं न कहीं एडजस्टमेंट किया है। और कम से कम कांग्रेस पार्टी ने लंबे अंतराल के बाद, 11 साल के अंतराल के बाद अपने संगठन को जो है वो सूची जारी की है। तो कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं अब कोई आंदोलन होगा तो कार्यकर्ता उसके भी खड़े मिलेंगे। ये कम से कम उनके ऊपर आरोप तो अन्य पार्टियां जो चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल है या और अन्य पार्टियां हैं, कम से कम वो ये तो नहीं कहेंगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज कांग्रेस का संगठन नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से 32 जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी 18 हैं, कुमार शैलजा के 10-11 हैं, सुरजेवाला ने भी 1-2 बनाए हैं, अपने यादव ने भी 1-2 बनाए हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से केंद्र ने पूरे सोच समझ कर ये लिस्ट जारी की है, तो क्या आपको लगता है कि आगे भविष्य में टकराव नहीं होगा, ये गुट नहीं बनेंगे? सीएम का बयान भी सामने आया, आपने देखा, उन्होंने कहा कि हरियाणा में कई गुट है। क्या आपको लगता है कि ये गुटबाजी अब खत्म हो जाएगी? गुटबाजी तो किसी पार्टी के अंदर खत्म नहीं होती। अगर आप गुटबाजी का सबसे बड़ा उदाहरण देखोगे तो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के ऊपर हर जिला स्तर पर मंत्री झंडा फहराने के लिए जाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उस सूची में कल संशोधन किया है, एक तो संशोधन पहले भी हो चुके हैं। एक बहुत सीनियर मोस्ट मंत्री अनिल विज जी जो 7 बार के विधायक हैं और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मंत्री हैं, उनको बोला गया कि अम्बाला के अंदर गवर्नर साहब झंडा फहराने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ आपकी ड्यूटी है। यानी कि व्यक्तिगत रूप से फ्रीडम 15 अगस्त के दिन उनको स्पेशल कोई जिला अलॉट नहीं किया गया कि आप वहां जाकर के झंडा फहराइए। उनका कहीं न कहीं विरोध भी था, वो मायूस भी थे, लेकिन उसके अंदर सुधार होकर के अब शायद उनको यमुनानगर भेज दिया गया, ड्यूटी उनकी कल की लगी है। तो ये तो मनमुटाव हर पार्टी के अंदर होते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा सोशल मीडिया के ऊपर ये है और अखबारों के अंदर भी आज ये है कि भूपेंद्र हुड्डा गुट के 18 बन गए, कुमारी शैलजा के 12 बन गए, अजय यादव का 1 बन गया, वीरेंद्र डूमर खां को कोई नहीं मिला और रणदीप सिंह सुरजेवाला को 2 मिल गए। जैसे हिसार में है उनका एक तो कोई बहबलपुरिया है, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं क्या है। तो कुल मिलाकर के आज ही चर्चा उसके ऊपर हो रही है, धड़ों के ऊपर हो रही है कि किस धड़े को कितने मिले।
तो गुटबाजी तो कम होने के हम किस आधार पर कह सकते हैं, जब गुटबाजी के ऊपर ही लिस्ट के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और प्रिंट मीडिया भी कर रही है। डॉक्टर साहब, क्या अब आपको लगता है कि अब तक कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है, लोग भी कह रहे थे कि हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी, लेकिन वो विपक्ष में होते हुए भी विपक्ष की तरह आवाज नहीं उठा रही थी, तो क्या आपको लगता है कि अब कोई भी बात आएगी तो तमाम कांग्रेसी जो है एकजुट होकर बीजेपी का विरोध कर पाएंगे? अब तो कहीं न कहीं जब संगठन हो जाता है तो जान आ जाती है, और ज्यादातर नौजवान चेहरे हैं। उन नौजवान चेहरे का मतलब ये है कि वो प्रदेश की राजनीति का भविष्य है। अगर वो संघर्ष करके आज जनता को दिखाएंगे तो कल जनता उनको आगे बढ़ाने का भी काम करेगी। तो ऐसे नौजवान चेहरे जो भी पार्टी जिसको जिम्मेवारी देती है, उन्हीं के दम पर पार्टियां सर्वाइव करती हैं भविष्य की राजनीति में और भविष्य के चुनाव के अंदर। और इस चीज का फायदा तो निश्चित रूप से संगठन का भविष्य में, चाहे वो थोड़ा मिले ज्यादा, वो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को संगठन का फायदा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में बैठी है, लेकिन सवाल ये उठ रहे थे कि वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। अब कांग्रेस पार्टी के पास संगठन भी है, तो क्या ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी जो भी जनता विरोधी नीतियां होंगी, क्या उनका पुरजोर विरोध कर पाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।